मानव भूगोल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मानव पर्यावरण संबंध, मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस। मानव का प्राकृतिक वातावरण से संबंध परिवर्तनशील है। आदिकाल का मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की भांति रहता था। उसका मुख्य लक्ष्य प्रकृति से भोजन प्राप्ति था। उसका वातावरण पर विशेष प्रभाव भी नहीं था। 1780 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मानव पर्यावरण संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव आने शुरू हो गए। मनुष्य विकास के साथ साथ मानव वातावरण संबंधों में भी परिवर्तन आ गए। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम मानव और प्रकृति या वातावरण के संबंधों को देखते हैं तो इसे हम एक निश्चित समयावधि में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रथम जो काल था, जिसे हम पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कहते हैं, प्रथम काल जिसे हम भोजन संग्रह और आखेट का काल कहते हैं, ये लगभग 1.5 लाख से वर्ष से लेकर और 50,000 वर्ष पूर्व की समय अवधि है। इस समय मनुष्य का विकास हो रहा था। एकमात्र लक्ष्य उसका भोजन प्राप्ति था और पर्यावरण से ज़्यादा मनुष्य छेड़छाड़ नहीं करता था और उसके पर्यावरण के साथ संबंध भी लगभग मैत्रीपूर्ण संबंध ही थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आता है, द पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्टोरलिज्म, जिसे हम पशुपालन या पशुचारण का काल भी कहते हैं। इस समय मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, उनसे दूध, मांस और अन्य पदार्थ प्राप्त करने शुरू कर दिए थे। जीव जंतुओं का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। थोड़े बहुत उसने ऐसे औजार विकसित कर लिए थे जिससे वो जीव जंतुओं का शिकार कर लेता था। इस समय भी पर्यावरण से मुख्य उद्देश्य उसका अपना पेट पूजा करना या अपने भोजन को प्राप्त करना ही था। अग्नि के आविष्कार के उपरांत मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। मानव जंगलों से लकड़ी प्राप्त करने लगा, मांस को भी पकाकर खाने लगा। लेकिन यहाँ पे भी मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित ही थी और मानव पर्यावरण संबंध भी मैत्रीपूर्ण थे और वातावरण पर कोई विशेष मानव का प्रभाव नहीं था। द थर्ड पीरियड, जो तीसरा काल माना जाता है, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। मनुष्य ने जीव जंतुओं के बाद में अब पौधों को पालना है, जिसे कि हम पौध पालन कहते हैं या जिसे हम कृषि कहते हैं, कृषि काल कहा जाता है, वह शुरू हुआ। अब मनुष्य घुमक्कड़ जीवन छोड़कर एक स्थायी जीवन यापन करने लगा। जहाँ पर वो खेती करता था वहीं पे वह निवास करने लगा। इस दौरान कृषि विकास हुआ। यातायात में पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य वातावरण संबंधों में बदलाव आया वो था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एंड 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई थी और इसके बाद से लेकर आज तक मानव पर्यावरण के संबंधों में निरंतर और बहुआयामी परिवर्तन आए हैं और ये परिवर्तन हमें अलग अलग रूपों पर दृष्टिगत होते हैं। मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन वैसे तो कई हजारों सालों से भारत में, अरब में, यूनान और चीन में किया जा रहा है, परंतु इसके जो वर्तमान स्वरूप जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, इसका विकास 18वीं शताब्दी में जर्मनी में मानव भूगोल विषय के विकास के साथ शुरू हुआ। जर्मनी के अलावा फ्रांस और दक्षिणी और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन, अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ आदि देशों में मानव भूगोल के अध्ययन का विशेष विकास हुआ। मानव और वातावरण के मध्य जो संबंध है, सहसंबंध है, रिलेशन है, इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। मानव वातावरण संबंधों के विषय में 3 विचारधाराएं विकसित हुई हैं, निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, संभववाद, पॉसिबलिज्म, नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। एक
एक विद्वानों का समूह है जो मानता है कि प्रकृति डिटरमिन करती है, प्रकृति निश्चय करती है या प्रकृति नियंत्रण करती है कि मानव के क्रियाकलाप कैसे होंगे, मानव किस प्रकार जीवन यापन करेगा। यानी कि इसमें प्रकृति को मास्टर माना गया है, प्रकृति को मालिक माना गया है और प्रकृति ही चीफ या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो कि ये निश्चय करती है कि वहाँ पर मानव किस प्रकार से जीवन यापन करेगा। इसके विपरीत जो सेकंड ग्रुप ऑफ ज्योग्राफर्स हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं मनुष्य के सामने। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर प्रेजेंटेड टू ह्यूमन बींग्स और ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। मनुष्य इसका ये मानना है कि मैन इज़ अ एक्टिव एजेंट, वो निष्क्रिय नहीं है, वो एक सक्रिय कारक है और मनुष्य बुद्धिमान जीव है। तो वो अन्य जीव जंतुओं की भांति जो प्रकृति ने उसके सामने लिमिटेशंस छोड़ दी है वो उन्हीं पे निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने कौशल से जो प्रकृति उसके सामने चॉइसेस रखती हैं उनमें से वह संभव कर लेता है। यानी कि प्रकृति यहाँ पर मास्टर नहीं है और मनुष्य उसका स्लेव या नौकर नहीं है। द थर्ड इज़ नियो डिटर्मिनिज्म या नवनिश्चयवाद, जो कि प्रकृति और मनुष्य दोनों के बीच में एक सहसंबंध, एक सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में बात करती है। नवनिश्चयवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद नाम से भी नवनिश्चयवाद को जाना जाता है। अगली स्लाइड्स में हम इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव वातावरण संबंधों में सबसे पहली विचारधारा है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। इस विचारधारा में वातावरण को प्राधान्यता दी गई है। इस विचारधारा के अनुसार भौतिक पर्यावरण मनुष्य और उसके क्रियाकलापों को निश्चित या नियंत्रित करता है। अन्य जीव जंतुओं की भांति मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है। निश्चयवादी ऐसा मानते हैं कि मानव वातावरण के संबंधों में मनुष्य एक निष्क्रिय कारक यानी कि पैसिव एजेंट है। Determinists believe that most human activity can be explained as a response to natural environment. निश्चयवादियों का ऐसा मानना है कि ज़्यादातर मनुष्य के क्रियाकलापों को हम प्राकृतिक वातावरण की एक प्रतिक्रिया के रूप में ही उसका अध्ययन कर सकते हैं कि मानव अपने आप में कुछ नहीं करता, जो उसे प्राकृतिक वातावरण उसके सामने प्रस्तुत करता है वो सिर्फ उस पे एक प्रतिक्रिया कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार सारा नियंत्रण प्रकृति के पास है या वातावरण के पास है, मनुष्य के पास ज़्यादा कोई नियंत्रण नहीं है। वो तो जो उसके सामने प्रकृति रखती है जो भी संभावनाएं, उसमें उसके अनुसार ही उसे अपना कार्य करना होता है, वह निष्क्रिय कारक है। यानी कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस वातावरण को दी गई है, प्रधानता एनवायरनमेंट को या नेचर को दी गई है। मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का ही मुख्य प्रभाव होता है। किसी प्रदेश की स्थिति, भूरचना, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, खनिज संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु के द्वारा उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग, भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संगठन और संस्कृति का प्रारूप निश्चय किया जाता है कि यानी कि मनुष्य कैसा भोजन खाएगा, उसके वस्त्र कैसे होंगे, उसके मकान कैसे होंगे, वो कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है, वहाँ पर उद्योग धंधे करेगा, खेती करेगा, पशुपालन करेगा, मछली पालन करेगा, किस प्रकार का सामाजिक संगठन होगा, कैसी वहाँ की संस्कृति होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रदेश, उसकी स्थिति कहाँ है, कैसी है, वहाँ की भू रचना स्ट्रक्चर कैसा है, रिलीफ कैसा है, पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मैदान है, जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है, इसी प्रकार वहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, खनिज संसाधन वहाँ पर कौन कौन से उपलब्ध हैं, किस प्रकार की वनस्पति है और कैसे जीव जंतु हैं, यही निश्चय करेंगे कि मनुष्य वहाँ पर किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है।
अतः प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। इसका उदाहरण जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में चावल, गन्ना, रबर, चाय, नारियल, जूट आदि का उत्पादन होता है। अतः इन्हीं उत्पादनों के अनुसार पर वहाँ पर निवास करने वाले मानव वर्ग अपना भोजन, वस्त्र, मकान, उद्योग आदि से संबंधित क्रियाकलाप करते हैं। इसी प्रकार समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों में गेहूँ, चुकंदर, अलसी, सोयाबीन, ऊन आदि की खेती होती है या उत्पादन होता है, और इन उत्पादनों के अनुसार ही मनुष्य का रहन सहन होता है। इसी प्रकार बहुत ठंडे प्रदेश जैसे टुंड्रा प्रदेशों में कोई फसल उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो वहाँ के निवासी मछली पकड़ते हैं, जैसे सील मछली पकड़ते हैं, रेनडियर, बारहसिंगा आदि जानवर पकड़ते हैं, इनका एनिमल हंटिंग करते हैं और इनके मांस, खाल और हड्डियों आदि से भोजन, वस्त्र, तंबू, अपनी स्लेज गाड़ियाँ आदि का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उष्ण मरुस्थलों में जल की कमी में ऊँट चराने का उद्योग विकसित होता है। जो सागर के तटों पर निवास करते हैं वो मछली उद्योग करते हैं या जहाज निर्माण में कुशल होते हैं। पर्वतों में रहने वाले मनुष्य वनों के उपजों और पशुचारण, छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी आदि पर अधिक निर्भर होते हैं। इस प्रकार वातावरण के प्रभावों को प्रधानता दी जाती है।